हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमित। फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप ऊपर दिए गए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस, ये चैनल आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये आपकी हिस्ट्री एनसीईआरटी की क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम बेसिक यानी कि एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको दोबारा कभी एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप यकीन मानिए, हर एक सिंगल क्वेश्चन आपका यहीं से ही आता है। बस अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है। जैसे देखिए, आपका जो 20 अगस्त को सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे। तो देखिए, इसका आंसर आपको आज की क्लास के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरंभिक मानव के बारे में कि आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, इन चीजों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि वो क्या कारण थे जो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। उसके बाद हम जानने वाले हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिली थी, क्या वो प्रमाण थे जिनसे हमें पता चलता है। उसके बाद हम जानने वाले हैं उद्योग स्थलों के बारे में कि ये किस किस तरह के औजार बनाते थे। उसके बाद हम पुरा स्थल के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम जो हमारी तिथियां हैं, यानी कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उनका समय पीरियड क्या था, हम इन सब चीज़ों को देखने वाले हैं। तो जो आज की क्लास है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन क्लासेस को आप रेगुलर देखिए। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो देखिए, इस उपमहाद्वीप में रहने वाले आखेटक, अब आखेटक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इनको क्या कहते हैं? शिकारी कहते हैं या फिर खाद्य संग्राहक भी बोलते हैं। तो आखेटक या खाद्य संग्राहक लोगों को हम कितने सालों से जानते हैं? अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप बताएंगे 20 लाख साल पहले से। कितने लाख साल? 20 लाख साल पहले से। और अगर आपसे पूछा जाता है जो खाद्य संग्राहक है वो एक्चुअल में है क्या, तो देखिए, भोजन का इंतजाम करने की यह एक विधि है। और ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। जो खाद्य संग्राहक है वो क्या है? भोजन का इंतजाम करने की एक विधि है। ये विधि याद रखना आप। ये लोग भोजन को एकत्र करते हैं, इसलिए भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इनका यह नाम पड़ा था। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन का क्या होते हैं? मुख्य स्रोत होते हैं। आगे बढ़ते हैं। शुरुआती दौर में आरंभिक मानव भोजन के लिए क्या करता था? जंगली जानवरों का शिकार करता था, मछलियों और चिड़ियों को भी पकड़ता था, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे आदि चीजों को वो इकट्ठा करते थे। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं, मेरा जो कराने का तरीका है ना, मैं एक सिंगल लाइन स्किप नहीं करूंगा। जैसे हमने ईवीएस को किया था ना, और आपके 100% सारे क्वेश्चन आए थे आपके सीटेट के अंदर, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं था। तो इसी तरीके से एनसीईआरटी को करने का जो तरीका है ना, वो यही है। और मैं इसी तरीके से करवाता हूँ। आपको बुक उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने सभी फैक्ट को एक साथ एक जगह पर अरेंज कर दिया। तो आप सिर्फ और सिर्फ इन क्लासेस को बहुत ही अच्छे से देखिए, रेगुलर देखिए, स्किप मत कीजिए। अभी आप ये मानिए, कौन सा मंथ चल रहा है आपका? अगस्त चल रहा है। दिसंबर में फिर से आपका सीटेट होना है, एसटेट है वो भी आपका नवंबर में होना है। आपकी जो डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी है या जो भी वैकेंसी है, हर जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्लासेस को आप रेगुलर देखिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात आती है आखेटक, यानी कि जो खाद्य संग्राहक है ना, ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। और इनके घूमने के प्रमुख जो कारण है ना, वो 4 होते थे। वे कौन कौन से कारण थे जानते हैं। नंबर 1 है, एक जगह पर लगातार रहते हुए वे आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को क्या करते थे? खाकर समाप्त कर देते थे। क्या कर देते थे? खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। ठीक है। सेकंड है, जानवर अपने शिकार या फिर हिरण या मवेशी अपने चारे के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और इनका शिकार करने के लिए इन्हें भी इनके पीछे जाना पड़ता था। हमने जस्ट अभी बताया ना, आखेटक। आखेटक क्या होता है? शिकारी होता है, यानी कि जो शिकार करता है। जब हिरण या मवेशी जिनका ये लोग शिकार करते थे, जब ये जानवर ही दूसरी जगह चले जाएंगे तो इनके पीछे इन्हें भी तो जाना पड़ेगा ना, तभी तो शिकार कर पाएंगे ना। तो एक रीजन इनका ये भी था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का। ठीक है। थर्ड नंबर रीजन था, पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में लगते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार
अन्य इलाकों में घूमते थे, यानी कि इनको पता होता था कि किस इलाके में किस मौसम में फल या फूल लगते हैं, तो उस मौसम के अनुसार उस इलाके में जाते थे ये लोग, ठीक है। तो इसलिए इनका एक ये भी रीजन था। आगे बढ़ते हैं। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, हर किसी को पता है। जब किसी नदी या झील का पानी सूख जाता था ना, तो सूखे मौसम में इन्हें पानी की तलाश में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। तो ये 4 प्रमुख रीजन है। आपसे 100% स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इनको 100% याद रखना। पहला है, शिकार करने के लिए इन्हें पीछे जाना पड़ता था। मौसम के अनुसार इन्हें अन्य इलाकों में जाना पड़ता था। पानी की तलाश में जाना पड़ता था। और एक था आपका भोजन की तलाश में जाना पड़ता था। तो ये 4 रीजन है, आपको 100% ये याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आरंभिक मानव के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली? तो देखिए, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण ये आखेटक यानी जो खाद्य संग्राहक है ना, ये क्या करते थे, ये शिकारी क्या करते थे। जैसे कि पत्थरों, लकड़ियों या हड्डियों के औजार। और जो पत्थर के औजार है ना, वो तो आपके आज भी आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये इनका निर्माण करते थे। ये औजार मिले किनको? पुरातत्वविदों को। और इन्होंने अंदाजा लगाया कि ये लोग कौन बनाते थे? जो आखेटक और जो खाद्य संग्राहक होते हैं ना, ये लोग बनाते थे इनको, ठीक है। आगे देखिए, इन औजारों का प्रयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था, ठीक है। कुछ औजारों के लकड़ियां काटी जाती थी और इन लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए किया जाता था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वे कौन कौन सी जगह हैं जहां पर आखेटक यानी कि जो आपके खाद्य संग्राहक है ना, वो उनके रहने के प्रमाण मिले हैं? तो आप याद रखना, भीमबेटका की गुफाएं कहां पर पड़ती हैं? आपके मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये वहां पे भी हैं, वहां पर भी मिले हैं इनके प्रमाण। उसके बाद है उसंगी। और उसंगी जो जगह है ये पड़ती है आपके कर्नाटक के अंदर। तो जो खाद्य संग्राहक है, इनके प्रमाण कहां पर है? उसंगी कर्नाटक के अंदर भी है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के अंदर भी हैं। और आपके कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी इनके प्रमाण मिले हैं। तो इन तीनों को आप 100% याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके अलावा और भी ऐसे स्थान हैं जहां पर ये रहते थे, यानी कि 3 ही नहीं है फिक्स, इनके अलावा और भी जगह हैं जहां पर ये लोग रहते थे, ठीक है। आगे देखिए, क्योंकि पत्थर के उपकरण महत्वपूर्ण थे, इसलिए ये लोग ऐसे जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें, ठीक है। पर नॉर्मल सी बात है, हर चीज पत्थरों पर डिपेंड थी। पत्थर से औजार बनाते थे, उन्हीं औजारों से ये लोग क्या करते थे? शिकार करते थे। तो ये मेनली ऐसी जगह ढूंढते थे जहां पर अच्छे पत्थर मिल सके, ताकि ये लोग अच्छे हथियार बना सकें और क्या कर सकें? और जानवरों का शिकार कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जहां लोग पत्थरों के औजार बनाते थे, उस जगह को बोलते थे ये उद्योग स्थल, यानी कि औजार बनाने का जो स्थल है उसको बोला जाता था आपका उद्योग स्थल। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये आपके सामने मैप है, इस मैप को देखिए आप अच्छे से, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इस मैप को। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं? आपकी ये रही भीमबेटका की गुफाएं, कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर। और मैंने क्या बताया आपको? उसंगी। उसंगी पड़ता है आपका यहाँ पर, यानी कि कर्नाटक के अंदर। और ये है आपकी कुरनूल की गुफाएं, ठीक है। तो यहाँ पे इन 3 जगहों पर इनके रहने के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात आई, जो उद्योग स्थल है ना, वो तो ठीक है भाई, उद्योग स्थल कहते हैं, लेकिन इन उद्योग स्थलों की जानकारी है वो कैसे मिली? तो देखते हैं। ऐसे जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं, यानी कि एक स्थान पर इकट्ठे एक जगह रखे हुए। और ऐसे उपकरण भी मिलते हैं जिन्हें लोग यहाँ पर छोड़ गए थे। क्यों? क्योंकि ये अच्छे नहीं बने थे। तो जब एक ज्यादा मात्रा में एक जगह पर जब काफी चीजें मिलती हैं ना, तो आइडिया लगा लिया उन्होंने कि यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, ये इनके उद्योग स्थल थे। यहाँ पर वो क्या बनाते थे? ये औजार या हथियार बनाते थे। इसलिए ये सारे एक जगह पर एक साथ मिले हमें, ठीक है। आगे देखते हैं। औजारों के साथ साथ पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थानों पर मिले हैं, जो औजार बनाने के बाद बचे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। जहां लोग काम करते हुए कुछ ज्यादा समय तक रहा करते थे ना, उन स्थलों को कहा जाता था आवासीय और उद्योग स्थल। यानी कि साथ में अब आवास और जुड़ गया। आवास का मतलब क्या होता है? रहना। तो जहां पर काम करते थे वहां पे अगर वो ज्यादा समय तक रुकते थे ना, तो इसलिए उनको नाम दे दिया गया आवासीय उद्योग स्थल। तो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये लोग प्राकृतिक गुफाओं में भी रहते थे, जो कहां पे हैं? विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में। कहां पर? विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में, नर्मदा नदी घाटी के पास। तो देखिए एक बार फिर से आप इस मैप को देखिए। देखिए मैंने आपको मैप दिखाया था जस्ट अभी, हम फिर से देखते हैं। तो अगर आपको याद हो, ये क्या है? ये आपकी नर्मदा नदी है, और इसके जस्ट ऊपर क्या थी? आपकी विंध्य की पहाड़ियां, और नीचे की तरफ क्या थी? सतपुड़ा की पहाड़ियां। और इस कंप्लीट को बोला जाता है आपका दक्कन का पठार।
ठीक है, तो इसलिए यहां पर बात की गई है दक्कन पर्वतीय प्रदेश के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात है, ये लोग गुफाओं में रहना इसलिए पसंद करते थे क्योंकि गुफाएं इन्हें बारिश, धूप और हवाओं से बचाती थी। तो याद रखना है भैया। आगे चलते हैं पुरास्थल के बारे में। अब पुरास्थल क्या होते थे? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। जहां पर औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं ना, उन्हें बोला जाता है पुरास्थल। और ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं पर छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर भी मिलते हैं, अंदर भी, समुद्र में भी और नदी तल में भी पाए जाते हैं। क्या? आपके पुरास्थल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाषाण औजारों का निर्माण। अब बात आती है जो औजार ये यूज करते थे ना, उनका निर्माण कब हुआ था? तो पाषाण औजारों के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आप, पाषाण औजारों का प्राय दो तरह से बनाया जाता था। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला जो तरीका था वो ये था, पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी कि आपस में जो पत्थर हैं उनको टकराते थे। यानी कि जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक और दूसरे पत्थर को हथौड़े की तरह इस्तेमाल किया जाता था। आप समझ गए होंगे। ठीक है, और सेकंड जो तकनीक थी वो थी दबाव सल्क तकनीक। कौन सी तकनीक? दबाव सल्क तकनीक। इसको याद रखना। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था और इस पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते थे। वांछित मतलब जैसा हम उसको आकार देना चाहते थे ना, उसी तरीके का आकार हम उस पत्थर को दे दिया करते थे। और इसलिए इसे बोला जाता था दबाव सल्क तकनीक, क्योंकि दबाव दिया जाता था किससे? आपकी हड्डी से या फिर पत्थर से, और पत्थर से ही हथौड़ी नुमा पत्थर की तरह ही पत्थर को यूज करते थे और क्या बनाते थे? वांछित उपकरण। ठीक है, तो इसको बोला गया दबाव सल्क तकनीक। आगे चलते हैं। अब बात आती है आग की खोज, यानी कि आग की खोज के जो प्रमाण है वो कहां पर मिले थे? तो आपको याद रखना है, जो राख के अवशेष मिले हैं ना, वो मिले हैं कुरनूल की गुफाओं से। और कुरनूल की गुफाएं कहां पे हैं? आपके आंध्र प्रदेश के अंदर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि पुरापाषाण काल में जो राख के अवशेष हैं वो कहां पर मिले थे? कुरनूल की गुफाओं में। और जो कुरनूल की गुफाएं हैं वो कहां पे हैं? आपके आंध्र प्रदेश के अंदर। और यहीं पर इनके रहने के प्रमाण भी मिले थे। ठीक है, यानी कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। इससे यही पता चलता है, सीधा और सिंपल सा है। आगे देखिए, आग का इस्तेमाल ये लोग प्रकाश के लिए, मांस भुनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे। याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बदलती जलवायु के बारे में। तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में क्या हुआ था? बदलाव हुआ था। जैसे गर्मी बढ़ने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप घास वाले मैदान बनने लगे। यानी कि गर्मी बढ़ने के कारण क्या बनने लगे? आपके घास वाले मैदान, यानी कि जलवायु में परिवर्तन हुआ। तो आपको याद रखना है ये परिवर्तन कब हुआ था? लगभग 12,000 साल पहले। ठीक है, आगे चलते हैं। हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी जो घास को खाते थे। भाई नॉर्मल सी बात है, हमें अच्छे से पता है एक चीज दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड होती है। जब घास के मैदान ज्यादा हो गए तो नॉर्मल सी बात है उस चीज को संतुलन करने के लिए ऐसे जानवर बढ़ेंगे जो उस घास को खा लें, है ना। तभी तो हमारी जो प्रकृति है, जो सिस्टम है, वो चलता है ना। तो जब नॉर्मल सी बात है, जब घास के मैदान बढ़े तो घास के मैदानों को खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ गई। तो देखिए आगे, इन जानवरों को खाने वाले लोग इनके पीछे पीछे आए। जब जानवरों की संख्या बढ़ गई तो जो इंसान है, जो मानव है, वो इनके ऊपर तो डिपेंड था ना। तो ये क्या हुआ? इन जानवरों को खाने वाले लोग भी क्या किए? इनके पीछे पीछे आने लगे। धीरे धीरे इन्हें पालने की सोचने लगे अपनी जरूरतों के अनुसार। जैसे गाय, इससे पता चला भाई गाय, भेड़ और बकरी है, ये क्या करती हैं? दूध भी देती हैं। तो इन लोगों ने उस तरीके से अपनी जरूरत के अनुसार इन्हें पालने भी लगे। इस काम में, या इस काम नहीं, इस काल आएगा भैया, इस काल में मछली भी भोजन का मुख्य स्रोत बन गई। ठीक है, कौन से काल में? आपके पुरापाषाण काल के अंदर। आगे चलते हैं। गेहूं, जौ, धान जैसी फसल प्राकृतिक रूप से उगने लगी थी, यानी कि प्राकृतिक रूप से उगने लगी थी, जिन्हें महिला, पुरुष और बच्चे अनाज के रूप में बटोरने लगे और फिर उन्हें खुद उगाना भी सीख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है नाम और तिथियों के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए पुरापाषाण काल, तो पुरा का मतलब क्या होता है? प्राचीन, और पाषाण का मतलब क्या होता है? यानी कि पत्थर। तो यानी कि जो यह काल है ना, ये पत्थर के औजारों के महत्व को दर्शाता है। आपको याद रखनी है ये बात। आगे चलते हैं। 20 लाख इसका जो समय है, यानी कि पुरापाषाण काल का जो समय है वो आपसे पूछा जाता है। तो 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक का जो समय है ना, वो आएगा आपका पुरापाषाण काल के अंदर।
और अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है मानव इतिहास की जो 99% जो घटनाएं है ना वो कब हुई थी, आपके पुरा पाषाण काल के अंदर हुई थी, आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा, आरंभिक, मध्य व उत्तर पुरा पाषाण युग। यानी कि जो पुरा पाषाण युग है उसी को 3 भागों में बांटा है, आरंभिक में, मध्य में और उत्तर पुरा पाषाण में। तो जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव हुए ना, तो अगर आपसे पर्यावरणीय बदलाव पूछा जाता है तो आप बताएंगे मध्य पाषाण काल, जिसे हम बोलते हैं मेसोलिथ पीरियड। का जो समय कौन सा है, 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक। कितना, 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक का जो समय है वो मध्य पाषाण के अंदर आएगा। इस समय के औजारों का छोटे होने के कारण इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु पाषाण यानी कि माइक्रोलिथ, जिसमें हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगी हंसियां और आरी शामिल है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। पुरा पाषाण युग के दौरान क्या होते थे, आपके शुतुरमुर्ग होते थे। क्या होते थे, शुतुरमुर्ग होते थे। और शुतुरमुर्ग के जो अवशेष अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, आपके महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल से मिले हैं। कहां से, महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल से मिले हैं आपके शुतुरमुर्ग के अवशेष। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, और अभी जो आपका 20 अगस्त को सीटेट हुआ था उसके अंदर आया था क्वेश्चन। वहां पर आपसे पूछा गया था चूना पत्थरों से बने औजार के अवशेष कहां पर मिले हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा उसंगी से। और उसंगी कहां पर पड़ता है, आपका कर्नाटक के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। शैल चित्रों के अवशेष कहां पर मिले हैं, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से। कहां से मिले हैं, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं शैल चित्रों के अवशेष। तो आपको ये भी याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाता है नवपाषाण काल की शुरुआत कब हुई थी, तो आप बताएंगे लगभग 10,000 साल पहले हुई थी। किसकी शुरुआत, नवपाषाण काल की शुरुआत। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रांस की गुफा में शैल चित्र की खोज कब की गई। अगर आपसे ये पूछा जाता है, भाई एनसीईआरटी में गिवन है तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप समझिए इस बात को। फ्रांस की गुफा में शैल चित्र की खोज पूछी जाती है तो क्या बताएंगे आप, लगभग 100 साल पहले 4 स्कूल की छात्राओं ने की थी। यानी कि फ्रांस का स्कूल है उसकी स्कूल की 4 छात्राएं हैं, लगभग 100 साल पहले इन्होंने फ्रांस की गुफा में शैल चित्र की खोज की थी। और ये चित्र 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए थे, यानी कि पुरा पाषाण काल के हैं ये चित्र। ठीक है, इस चित्र में जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूरों को गहरे और रंगीले रंगों में चित्रित किया गया है। तो आपको याद रखना है, भी आपसे पूछा जा सकता है जो पुरा पाषाण काल युग के शैल चित्र हैं उनमें किन किन जानवरों को दिखाया गया है, या फिर ऐसे कौन से जानवर है जो इसमें शामिल नहीं है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअर। ठीक है, याद रखना ये। अब देखिए लास्ट में हम देखते हैं पुरा पाषाण जो युग है उसका काल पूछा जाता है, समय पूछा जाता है। तो आप बताएंगे 20 लाख साल से 12,000 साल पहले तक। ठीक है, मध्य पाषाण काल पूछा जाता है यानी कि मेसोलिथ युग पूछा जाता है। तो आप बताएंगे 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक। ठीक है, और अगर आपसे नवपाषाण युग पूछा जाता है तो आप बताएंगे 10,000 साल पहले तक। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा ये चैनल टीचिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप 100% सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और 100% बेल आइकन पर प्रेस करके आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि आपके पास क्लास पहुंच भी जाए। कभी आप वेट करें कि क्लास नहीं अपलोड हो रही, लेकिन डेली क्लास आपकी अपलोड होती है। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।